बातें करते हुए एक किस कर देता है, जिससे ब्रुक बेकाबू होने लगती है और दोनों धीरे धीरे बहुत करीब होकर किस करने लगते हैं। फिर कमरे में एक जोरदार तूफान और भूकंप आता है और दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच ज़ारा घर लौटती है और अपनी मॉम को आवाज लगाते हुए ऊपर जाती है। वहाँ जाकर जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है तो उनके कारनामे देखकर घबरा जाती है और सिर दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर क्रिस और ब्रुक उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ ज़ारा दोनों पर गुस्सा करने लगती है। फिर क्लिनिक के अंदर वो अपनी मॉम से कहती है वो आपसे 20 साल छोटा है और आप उसके साथ इस तरह का काम कैसे कर सकती हो। तो ब्रुक उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते और ये सिर्फ एक सुनहरा लम्हा था जिसे हमने शेयर कर लिया, तो इसमें इतना सीरियस होने जैसा क्या है। तभी क्रिस अंदर आता है तो वहाँ का डॉक्टर क्रिस का बड़ा फैन निकल जाता है और वो ज़ारा को चेक करने के बजाय क्रिस से ही बातें करने लगता है, जो देखकर ज़ारा और भी ज्यादा गुस्से से भर जाती है। फिर घर लौटते समय क्रिस ज़ारा से कहता है अगर मैं तुम्हें इस मूवी का एसोसिएट प्रोड्यूसर बना दूं तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। तो ज़ारा रूड होकर कहती है लेकिन जो तुमने मेरी मॉम के साथ किया वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। तो क्रिस कहता है ठीक है, ये हम दोनों की गलती थी लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर अगले दिन क्रिस अपनी फिल्म की शूटिंग करने लगता है और ज़ारा बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर सेट पर अपना काम संभालती है। इसके बाद हम ब्रुक को देखते हैं जिसको क्रिस मैसेज करके डिनर के लिए एक जगह पर इनवाइट करता है। ये देखकर पहले तो ब्रुक मना करती है लेकिन फिर वो तैयार हो जाती है और एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर क्रिस के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ स्टेला और ज़ारा मिलकर क्रिस के फिल्म की स्क्रिप्ट सही कर रही होती है और इधर क्रिस और ब्रुक डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं। क्रिस कहता है जो कुछ हमारे बीच हुआ वो शायद दोबारा नहीं होना चाहिए। ब्रुक कहती है कि हाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए और वैसे भी ज़ारा को हमारे इस मुलाकात के बारे में नहीं पता, पर मैं उसे बाद में बता दूंगी कि हमने बात करके सब कुछ सही कर दिया। इसके बाद क्रिस पूछता है डिनर के बाद क्या तुम मेरे साथ वॉक करते हुए न्यूयॉर्क स्टूडियो घूमने चलोगी। तो वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। फिर एक रोमांटिक वॉक के बाद दोनों एक जगह पर बैठकर ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से लग रहा था दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यहाँ पर क्रिस फिर से ब्रुक के करीब होने की कोशिश करता है। तभी ब्रुक कहती है कि देखो कभी भी मेरा दिल मत तोड़ना और कभी भी मुझे बड़ा चढ़ाकर झूठ भी मत बोलना। इसके बाद धीरे धीरे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और दोनों पूरी तरह से रोमांटिक मूड में चले जाते हैं। फिर ब्रुक जब घर लौटती है तभी ज़ारा उसे देखकर पूछती है कि आप कहाँ गई थी। तो वो बताती है कि देखो बात क्रिस की है इसलिए तुम गलत मत समझना, हम दोनों डिनर के लिए मिले थे उस दिन के बारे में बात करने के लिए और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो ज़ारा सवाल करती है बस डिनर के लिए गई थी या और भी कुछ था, यानी कि वो अपनी मॉम की बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारा अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मेरी मॉम मेरे बॉस के साथ ये सब क्या कर रही है और वहीं ब्रुक भी अपनी मदर इन लॉ को कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी को झूठ बोला है। तो मदर कहती है चिंता मत करो, ये तुम्हारी लाइफ है, इसे खुलकर जीना तुम्हारा हक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ब्रुक और क्रिस को दिखाया जाता है जहाँ दोनों मिलकर काफी लंबे समय से एक जगह पर खूबसूरत पल गुजारते हैं और एक एक मोमेंट को बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय करते हैं। उसके बाद क्रिस की शूटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन क्रिस की ओवर एक्टिंग देखकर डायरेक्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसलिए ज़ारा और डायरेक्टर क्रिस को समझाते हैं कि और अच्छा एक्टिंग करना होगा। सीन में थोड़ा ओवर एक्टिंग पता चल रहा है। अब शूटिंग के बाद ज़ारा अपनी फ्रेंड जेनी को लेकर जब घर लौटती है तो उसकी मॉम उसे बाय बोलकर बहुत ही जल्दी में कहीं निकल जाती है। इसके बाद ज़ारा और जेनी वाइन पीते हुए बातें करने लगती हैं, जहाँ पर ज़ारा बताती है कि क्रिस ने एक नया राइटर ढूंढ लिया है और उसने उसे बताया भी नहीं, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। फिर जब वो अपने मॉम के रूम में जाती है तो वहाँ एक नोट देखकर उसे पता चलता है कि नया राइटर और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है और अपनी फ्रेंड को लेकर क्रिस की एक पार्टी में चली जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी मॉम जल्दी जल्दी इसी पार्टी में ही आ रही थी। वहाँ पहुंचकर वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, पर मॉम कहती है मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाली थी कि स्क्रिप्टिंग का काम मैं कर रही हूँ। क्रिस बहुत ही अच्छा इंसान है और तुम्हारे डैड के बाद मुझे दोबारा एक अच्छा इंसान मिला है। ये सुनकर ज़ारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आप क्रिस जैसे घटिया इंसान के साथ मेरे डैड को कैसे कंपेयर कर सकती हो। वो एक धोखेबाज इंसान है और बाकी लड़कियों की तरह वो आपके साथ भी ऐसा करेगा। अगर आपको उसके साथ वक्त गुजारने में मजा आता है तो मैं घर छोड़ दूंगी। ये सुनकर ज़ारा की मॉम गुस्से में ये बोल देती है कि तुम अगर मेरी बेटी नहीं होती तो अच्छा होता। इससे ज़ारा बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और इमोशनल होकर वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और गुस्से में अपनी फ्रेंड जेनी के घर में चली जाती है। वहाँ अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों ने मिलकर ही मुझे धोखा दिया है। मैं स्क्रिप्ट के लिए स्टेला के पास बार बार जाती रही और मेरी मॉम ने पीठ पीछे उसके स्क्रिप्ट के लिए काम किया और मुझे बताया तक नहीं। वही ज़ारा की मॉम अपने मदर इन लॉ के घर क्रिसमस की तैयारी के लिए आई होती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि ज़ारा गुस्सा करके अपनी फ्रेंड के घर चली गई है। तो मदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, क्रिसमस मनाने के लिए मैं अपनी पोती को यहाँ बुलाकर जरूर ले आऊंगी। इसके बाद ज़ारा भी वहाँ पहुंच जाती है और अपनी ग्रैंड मदर को बताती है कि आपको पता है उन्होंने मेरे डैड के साथ क्रिस को कंपेयर कर दिया। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जब तुम 13 साल की थी तब तुम्हारे डैड गुजर गए। उसके बाद बार बार मैं तुम्हारी मॉम को ये समझाती रही कि वो अपने लाइफ को खुलकर जिए, लेकिन उसने आधी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी और तुम्हारी मॉम सिर्फ तुम्हारे लिए मॉम है, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक औरत भी है। फिर ज़ारा देखती है कि क्रिस भी यहाँ पर पहुंच चुका है, जिससे वो गुस्सा करने लगती है, पर ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने ही क्रिस को बुलाया है और तुम्हें थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। तुम्हारी मॉम ने आधी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी और उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। हाँ जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल है, पर तुम इस बात से खुश नहीं हो तो कम से कम इस क्रिसमस पर खुश रहने का दिखावा करो और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर रात के समय हम सभी को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं और सभी काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अब डिनर के बाद दोनों सास बहू मिलकर क्रिस के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर ज़ारा की मॉम बताती है कि आपको ये बात पता नहीं है, पर मेरे और ज़ारा के डैड के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। वो मुझसे डिवोर्स चाहते थे और इसी बीच अचानक बीमार होकर वो गुजर गए और अब अगर क्रिस की बात है तो मैं कोई होप नहीं रखना चाहती, लेकिन ये रिलेशन खत्म हो गया तो मैं एक बार फिर से पूरी तरह टूट जाऊंगी। और इन दोनों की सभी बातचीत ज़ारा थोड़ी दूर से सुन रही होती है। फिर सब लोग मिलकर क्रिसमस मनाते हैं, जहाँ क्रिस सबको एक एक गिफ्ट देता है और सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद घर जाने के समय जब ज़ारा कार में बैग रखने जाती है तो क्रिस के बैग में उसे एक ईयरिंग मिलता है। ये चीज देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि क्रिस किसी के साथ जब ब्रेकअप करता है तो उसे ईयरिंग गिफ्ट करता है, लेकिन अभी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। फिर घर लौटने के बाद वो जाकर क्रिस को बोलती है कि तुमने तो बहुत ही बढ़िया गेम खेला है, मैंने बहुत सोचने के बाद तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगी थी, लेकिन तुमने फिर से मुझे शॉक्ड कर दिया। इसके बाद वो क्रिस के बैग से वो ईयरिंग निकालकर अपनी मॉम को बता देती है कि क्रिस जब भी किसी के साथ ब्रेकअप करता है तो उसे डायमंड ईयरिंग्स गिफ्ट करता है और मेरे ही जरिए वो ईयरिंग्स लेकर आया करता था, लेकिन इस बार आपके साथ भी ब्रेकअप करने के लिए वो ऑलरेडी ईयरिंग्स खरीद चुका है। और फिर अपने मॉम से पूछती है क्या क्रिस आपको कभी न्यूयॉर्क स्टूडियो घुमाने के लिए लेकर गया था, क्योंकि ब्रेकअप से पहले वो सबके साथ ऐसा ही करता है। ये सुनकर ज़ारा की मॉम को पूरी
पूरी तरह यकीन हो जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क स्टूडियो के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो क्रिस को यहाँ से जाने के लिए कह देती है और उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देती, तो क्रिस भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन इन सबसे ज़ारा की मॉम एकदम टूट जाती है क्योंकि इतने सालों के बाद वो किसी को सच में चाहने लगी थी। इसके बाद ज़ारा अपने फ्रेंड जेनी के घर जाती है और उसे बताने लगती है कि उसके मॉम के साथ क्रिस ने क्या किया। पर जेनी कहती है क्या तुम 1 मिनट के लिए चुप रहोगी? तुम बहुत दिनों से हर बार सिर्फ अपने ही दुख के बारे में बताती हो। मेरी ब्रेकअप हो चुकी है और 10 दिनों से तुम्हें कई बार मैंने बताने की कोशिश की है। पर ज़ारा कहती है 3-4 दिन पहले मैंने तो सब कुछ तुम दोनों के बीच में सही देखा है। लेकिन जेनी बोलती है कुछ भी सही नहीं था, तुम सिर्फ अपने फीलिंग्स के बारे में ही बात करती रही, कभी भी मेरे बारे में नहीं पूछा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। इस बात से ज़ारा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है। और यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जहाँ पर हमें ज़ारा की मॉम को भी दिखाया जाता है जो क्रिस के बारे में सोचकर दुखी थी और क्रिस भी दुखी था क्योंकि ज़ारा और उसकी मॉम उसे गलत समझ रही थी और उसे धोखा देने का उसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। फिर न्यू ईयर की खुशी में ज़ारा अपनी फ्रेंड के घर गिफ्ट लेकर जाती है और दोनों में फिर से सब कुछ सही हो जाता है। अब न्यू ईयर खत्म होने के बाद ज़ारा क्रिस के घर जाती है जहाँ पर क्रिस बहुत ही दुखी होकर बैठा था और 2-3 दिनों से शूटिंग पर भी नहीं जा रहा था। वो ज़ारा से कहता है मैं हीरो का रोल प्ले तो करता हूँ लेकिन मुझे एक विलन का रोल करना चाहिए क्योंकि मैं एक विलन हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैंने एक बार सोचा था तुम्हारे मॉम के साथ ब्रेकअप करने के लिए और वो इयरिंग्स भी खरीदे थे क्योंकि वो मेरी आदत है। मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार का लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम को खुश देखकर मैं कभी भी उन इयरिंग्स को न देने का फैसला कर लिया था और भूल गया था कि वो मेरे बैग में है। और न्यूयॉर्क स्टूडियो के बारे में तो तुम्हें भी पता है, मैं वहाँ पर फैंस और फोटोग्राफर से बचने के लिए जाता हूँ पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और अब तो तुम भी अपना जॉब छोड़ रही हो, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ारा समझ जाती है कि वो गलत थी। फिर वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जाने से पहले सब कुछ ठीक करके जाऊंगी। उसके बाद ज़ारा घर पर आती है और अपनी मॉम से बातें करने लगती है कि आप दुनिया के सबसे प्यारी मॉम हो और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। कभी कभी इंसान को एक छोटी सी चीज समझने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। मैं भी एक वक्त पर आपको गलत समझ रही थी लेकिन अब समझ चुकी हूँ कि हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें उनके तरीके से जीने देना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी खुशी खुद के तरीके से महसूस करने का पूरा हक है और इससे हमें भी खुशी मिलती है। आपने मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अकेले ही कई साल ऐसे गुजार दिए। ये कहकर वो अपनी मॉम को गले लगाकर बहुत रोती है। इसके बाद वो क्रिस को लेकर शॉपिंग मॉल पर जाती है। क्रिस कभी भी शॉपिंग मॉल में नहीं जाता था क्योंकि फैंस उसे घेर लेते थे, लेकिन आज वो मॉल के अंदर जाकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि सारे लोग बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। कोई भी सेल्फी लेने के लिए जिद नहीं कर रहा था और यहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल था जैसे कि उसे कोई पहचानता ही नहीं। इससे वो बहुत रिलीफ फील करता है और ज़ारा के साथ शॉपिंग करने लगता है। दूसरी तरफ ज़ारा की ग्रैंड मदर ब्रुक को लेकर शॉपिंग मॉल पर आई होती है और ब्रुक को मॉल के अंदर जाकर उसके लिए एक ड्रैगन फ्रूट लेकर आने के लिए कहती है। तो ब्रुक मॉल के अंदर चली जाती है और फ्रूट लेते वक्त वो क्रिस और ज़ारा को देखती है तो वो दोनों एक दूसरे को हाई कहते हैं। पर ज़ारा की मॉम समझ जाती है कि क्रिस से मिलवाने के लिए ज़ारा ने ही ऐसा किया है। तो ज़ारा बताती है कि हाँ ये सब मैंने किया है पर मुझे लगा कि एक आखिरी बार आप दोनों को बात कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं ग्रैंड मदर की मदद से आपको यहाँ लाई हूँ। ये कहकर वो दोनों को छोड़कर चली जाती है। फिर क्रिस और ब्रुक एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो क्रिस बताता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं था जैसा तुमसे मिलने के बाद बन गया हूँ। मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ लेकिन प्यार का एहसास मुझे तुमसे मिलने के बाद हुआ। क्या हम दोनों फिर से एक साथ जीने की कोशिश नहीं कर सकते? तो ब्रुक भी मान जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ज़ारा ने प्लानिंग करके असल में पूरे मॉल को एक फिल्म सेट बना दिया था और वो सब कुछ ऑपरेट कर रही होती है और दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रुक की एक बुक पब्लिश होकर वो बहुत ही फेमस हो चुकी थी और ज़ारा फाइनली एक मूवी प्रोड्यूसर बन जाती है और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो